दिल्ली के शाहीन बाग में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ किए गए बुलडोजर एक्शन पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस मामले पर राजनीति भी जारी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद विधायक तेजस्वी यादव ने भी शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया है। उन्होंने शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचने का विरोध किया। इसके साथ ही एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में लाउडस्पीकर और बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने एक एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में 80 से 90% निर्माण अवैध हैं, तो क्या पूरी दिल्ली पर बुलडोजर चलाया जाएगा? तेजस्वी यादव के मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। बुलडोजर हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में चर्चा जो है बुलडोजर पे की जा रही है, लाउडस्पीकर पे की जा रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये डाइवर्ट कर रहा जा रहा है। अब बुलडोजर की जहाँ तक बात है तो दिल्ली में लगातार एक एजेंसी की रिपोर्ट है, कितनी लगभग 80% से 90% तक अवैध है सारी चीज़ें। तो क्या पूरे दिल्ली को ही जो है बुलडोजर चलाया जाएगा? ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये केवल जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो आर्थिक व्यवस्था जो देश में जो चरमराई हुई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें लाई जा रही। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और बुलडोजर के आगे भी बैठ गए। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद बुलडोजर वापस भेज दिए गए। इस मामले पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर और लाउडस्पीकर की बातें हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हनुमान चालीसा मामले में जेल से रिहा होने के बाद बीएमसी ने राणा दंपत्ति की परेशानी को बढ़ा दिया है। सोमवार को बीएमसी की टीम ने अवैध निर्माण को लेकर अपनी जांच जारी रखी थी, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि बीएमसी के हाथ अवैध निर्माण के सबूत लग चुके हैं, जिसको लेकर अब बीएमसी राणा दंपत्ति को नोटिस भेज सकती है। बता दें कि बीएमसी की टीम पहली बार 4 मई को सबसे पहले राणा दंपत्ति के घर जांच करने पहुंची थी, लेकिन वहां किसी के न होने के चलते जांच नहीं हो पाई थी। वहीं सोमवार को एक बार फिर बीएमसी दंपत्ति के घर पहुंची और जांच की तो अवैध निर्माण के सबूत उसके हाथ लग गए। दरअसल हनुमान चालीसा को लेकर विवादों में फंसा ये कपल एक के बाद एक मुसीबत में पड़ता जा रहा है। बीएमसी को राणा दंपत्ति के मुंबई स्थित घर को लेकर अवैध निर्माण का शक था, जिसके बाद बीएमसी ने राणा दंपत्ति को नोटिस भेज जांच शुरू करने की बात कही थी। बीते दिन राणा दंपत्ति के घर जो जांच की गई वो करीब 1 घंटे तक चली। जांच के बाद बीएमसी अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जांच हो गई है, अब हम अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि क्या एक्शन लेना है। इससे साफ होता है कि बीएमसी के हाथ जरूर अवैध निर्माण के सबूत लगे हैं, जिसके बाद दंपत्ति के घर पर एक्शन लिया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा जैसे विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। इसी हनुमान चालीसा विवाद को लेकर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी खूब ज्यादा सुर्खियों में हैं। उन्हें इस विवाद के चलते जेल की हवा तक खानी पड़ी है। फिलहाल मुंबई सत्र न्यायालय ने राणा दंपत्ति को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें प्रमुख शर्त ये रखी गई है कि वो मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले को लेकर पंजाब सरकार एक्शन में है। दरअसल मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसको लेकर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक की और हमले को लेकर रिपोर्ट मांगी। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई और हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, जबकि बिल्डिंग के शीशे टूट गए। फिलहाल जांच एजेंसियां मोबाइल टावर्स और सीसीटीवी की जांच पड़ताल कर रही हैं। वहीं इस हमले को लेकर सीएम मान ने साफ कर दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
हमले की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे किसी भी कीमत पर सजा होगी। सुनिए पंजाब के सीएम ने और क्या कुछ कहा। पंजाब का माहौल खराब करने ਦੀਆਂ कोशिशां ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਯਾਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ डिटेल जी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। ते मैं यही बार बार कहना चाहता तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। तो आज शाम तक काफ़ी कुछ क्लीयर हो जाएगा। तो इंटैलीजेंसी के अफसर और पुलिस के अफसर जिहड़े ने वो इस गल ते लगे हुए ने ते बड़ी जल्दी जिहड़ा है दोषी जिहड़े ने सलाखा दे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर ट्वीट किया और लिखा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। गौरतलब है कि मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर आरपीजी से हमला किया गया। इस दौरान तेज धमाके की आवाज़ भी सुनी गई। हमले में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के शीशे टूट गए। मोहाली पुलिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एसएस नगर में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में धमाका रात करीब 7:45 पर हुआ था। इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बहरहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में एजेंसियां जुटी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्या देश के उन राज्यों में जहां हिंदू समुदाय की आबादी कम है वहां हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? ये वो सवाल है जो लंबे अरसे से देश में गूंजता रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से गूंजा है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोर्ट में एक नया एफिडेविट दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि इस विषय पर उसे राज्यों के साथ साथ दूसरे पक्षकारों के साथ भी विस्तृत विचार विमर्श की जरूरत होगी, क्योंकि इसका देश पर दूरगामी असर पड़ सकता है। इसे लेकर ये संभावना जताई गई है कि इस पर अगर विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श नहीं किया गया तो ये देश के सामने अलग तरह की जटिलता का कारण बन सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामा उस याचिका के जवाब में था जो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने साल 2011 के सेंसस को आधार बनाते हुए इस याचिका में कहा है कि पंजाब, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर आदि राज्यों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से टीएमएपी मामले में दिए गए फैसले के आधार पर इन प्रदेशों में भी हिंदू अल्पसंख्यक दर्जे की मांग की है। इसे अगर समझने की कोशिश की जाए तो कहा जा रहा है कि इसे लेकर केंद्र सरकार का रुख बीते 25 मार्च को दाखिल हलफनामे से अलग है। उस हलफनामे में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर डालने की कोशिश की गई थी। उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकारों के पास भी किसी वर्ग या किसी समूह को माइनॉरिटी घोषित करने का अधिकार है। केंद्र ने ऐसा कहकर इस याचिका को खारिज किए जाने की अपील भी की थी और कहा गया था कि याचिकाकर्ता की ये मांग कोई राष्ट्रीय या फिर सार्वजनिक हित में नहीं है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के दबाव और 7500 रुपए के जुर्माने के बाद केंद्र की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। इस संबंध में 28 मार्च को सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कोर्ट में और मोहलत मांगी गई थी। उसके बाद केंद्र की ओर से अब नया एफिडेविट पेश किया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने साल 2020 में याचिका दायर की थी। हालांकि उससे पहले भी साल 2017 में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, जिसे आगे अल्पसंख्यक आयोग को भेज दिया गया था। केंद्र सरकार ने अपने नए एफिडेविट में साल 1992 के नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और साल 2004 के नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इंस्टीट्यूशन कमीशन कानून का बचाव किया है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने 6 समुदायों, जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन और ईसाई शामिल हैं, इन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र ने जहां पिछले हलफनामे में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग की थी, वहीं केंद्र ने अपने नए हलफनामे में उस याचिका पर विस्तृत विचार विमर्श करने की बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।